We will discuss about the measures of central tendency. केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में बात करेंगे. We will discuss this topic in 3 different parts. First, we will discuss about the meaning of measures of central tendency. Second, we will discuss about the characteristics of the good measures of central tendency. And in the third last part, we will discuss about the uses of measures of central tendency. इस टॉपिक की चर्चा हम 3 भागों में विभाजित करके करेंगे. पहले भाग में चर्चा करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के अर्थ के बारे में. दूसरे भाग में एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उसकी चर्चा करेंगे. और तीसरे अंतिम भाग में बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की उपयोगिता. पहले भाग से शुरू करते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. पहले भाग की बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का अर्थ की. केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का क्या अर्थ है? Measures of central tendency are the measures that condense huge unwieldy set of numeric data into the single numeric value which are the representative of entire distribution. इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं. केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वो माप हैं जो बिखरे हुए डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज या आंकड़ों के समूह को सकरा करके एक अंक में विभाजित करते हैं, एक अंकीय मान में परिवर्तित करते हैं और यह अंकीय माप पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, पूरे आंकड़ों के फैलाव का, पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है और यह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है. इस डायग्राम में आप सबके सामने एक डिस्ट्रीब्यूशन है. दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन. इस डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल 18 स्कोर्स हैं या वैल्यूज कह सकते हैं, डिजिट्स कह सकते हैं, डेटा कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं. और यह हम कह सकते हैं दिस इज द सीरीज ऑफ स्कोर्स. एक स्कोर की सीरीज है. इस उदाहरण में तो केवल 18 आंकड़े हैं. वी हैव ओनली 18 डेटाज और डिजिट्स और ऑब्जर्वेशंस, न्यूमेरिक वैल्यूज. इससे अधिक भी हो सकती हैं और एक अधिक बिखरे हुए, फैले हुए संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन को, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत मुश्किल है. उसको समझने के लिए बिखरे हुए आंकड़ों के समूह को, श्रृंखला को हमें सकरा करके एक अंकीय मान में विभाजित करना होता है और यह अंकीय मान पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, पूरी श्रृंखला का, संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन का प्रतिनिधित्व करता है. यही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है. दूसरी परिभाषा की बात करते हैं. ए सिंगल स्कोर दैट रिप्रेजेंट ऑल द स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन. कोई नई बात नहीं है, पहली परिभाषा में इसकी हम बात कर चुके हैं. एक ऐसा सिंगल स्कोर, एक ऐसा आंकड़ा जो कि सभी स्कोर्स का, श्रृंखला के सभी स्कोर्स का, श्रृंखला के सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है. वह प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है. तो पहले भाग की हमने चर्चा की अर्थ की. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अभी तक हमने बात की है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अर्थ के बारे में. अब हम दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, दूसरे भाग की बात करते हैं. दूसरे भाग में बात कर रहे हैं मेजर्स, माप. केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये माप कौन कौन से हैं? ये प्रतिनिधित्व करने वाले, ये रिप्रेजेंट करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को, श्रृंखला को, वितरण को है कौन कौन? तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करते हैं. पहला मीन, माध्य. दूसरा मीडियन, मध्यांक. तीसरा मोड, बहुलक. तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं, यानी किसी भी वितरण का, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी भी श्रृंखला का जो आंकड़ों की होगी उसका प्रतिनिधित्व 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों द्वारा किया जा सकता है. मीन के द्वारा किया जा सकता है, माध्य के द्वारा किया जा सकता है, मीडियन के द्वारा किया जा सकता है, मध्यांक के द्वारा किया जा सकता है, मोड के द्वारा किया जा सकता है, मीन्स बहुलक के द्वारा किया जा सकता है. बट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स. यदि मीन की बात करें तो
माध्य की बात करें तो तीन विभिन्न प्रकार के माध्य हैं। पहला है अर्थमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा है हार्मोनिक मीन। तो कुल मिलाकर एक बार और बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की। तीन प्रकार के माप हैं, मीन, मीडियन, मोड। माध्य, मध्यांक और बहुलक। और माध्य तीन प्रकार के हैं। मीन इज ऑफ थ्री टाइप्स, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आगे चलते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की विशेषताएं कि माप तीन है, इन तीनों में से किस में कौन सी विशेषता पाई जाएगी वी विल डिस्कस सेपरेटली। वो एक अलग से चर्चा करेंगे जब हम मीन की बात करेंगे, माध्य की बात करेंगे, जब हम मीडियन की बात करेंगे मतलब मध्यांक की बात करेंगे, जब हम मोड की बात करेंगे मतलब बहुलक की बात करेंगे। अभी एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता, शुड बी इजी टू कैलकुलेट। एक अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वही होगा जिसकी गणना करनी आसान हो, जिसकी गणना बड़ी सरलता से हो सके, हर व्यक्ति कर सके बिना डिफिकल्टी के, बिना मुश्किल के। उसी को अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है। यह विशेषता होनी चाहिए। दूसरी विशेषता, शुड बी रिजिडली डिफाइंड। एक सटीकता से परिभाषित होना चाहिए। सटीकता से परिभाषित का अर्थ यह है इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। इसका अर्थ है एवरी इंडिविजुअल शुड लीड टू द सेम टाइप ऑफ कंक्लूजन आफ्टर रीडिंग। इसको जानने के बाद, पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति विशेष इसका अर्थ एक ही निकालता हो। उसका अर्थ है अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज इल डिफाइंड। नहीं तो उसको रिजिडली, सटीकता से या एक्यूरेसी से डिफाइंड नहीं कहा जा सकता। थर्ड वन इज, तीसरे की बात करते हैं, शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। समझने में आसान होना चाहिए। एक अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वही है जिसको हर व्यक्ति विशेष, एक लेमैन भी बड़ी आसानी से समझ जाए। चौथी विशेषता की बात करते हुए डिस्कस अबाउट द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। एक अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वही है जो सब ऑब्जर्वेशंस पर आधारित हो, जो सब डेटा पर आधारित हो, मतलब जो सब वैल्यूज पर आधारित हो। जितनी वैल्यूज हैं उन सबको सम्मिलित किया जाना चाहिए उसकी गणना करते वक्त। वही अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। यह चौथी विशेषता के अनुसार। पांचवी विशेषता, शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। एक अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को किनारों के आंकड़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में सब समान स्कोर है लेकिन एक स्कोर एक आउटलायर है, मींस एक्सेप्शनल स्कोर है, और उस एक्सेप्शनल स्कोर को यदि हम इंक्लूड करते हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए तो वह ठीक प्रतिनिधित्व नहीं कहलाएगा क्योंकि वह एक एक्सट्रीम स्कोर है। तो एक्सट्रीम स्कोर के आधार पर गणना नहीं होनी चाहिए। गणना करते वक्त, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की गणना करते वक्त एक्सट्रीम स्कोर्स, किनारों के आंकड़ों को शामिल नहीं करना चाहिए। अब वो बाद में बात करेंगे क्या ये विशेषता मीन में पाई जाती है, क्या मीडियन में पाई जाती है, मोड में पाई जाती है। वी विल डिस्कस सेपरेटली। छठी विशेषता, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता, एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की। इसको समझेंगे डिटेल में। वी विल डिस्कस इन डिटेल। शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैंपलिंग। वास्तव में इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैंपलिंग। मान लीजिए हम कोई भी अध्ययन कर रहे हैं, आंकड़े हम हमेशा पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया। इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में, इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में मान लीजिए पॉपुलेशन का साइज है 1000 और इसमें से हमने सैंपल लिए 100 और मान लीजिए हमने मीन कैलकुलेट किया और यह हमारा मीन आया। किसी भी वेरिएबल को लेकर, किसी भी चर को लेते, मान लीजिए इन सब की हाइट मेजर की और ये हाइट का मीन आया 160 सेंटीमीटर।
आपको विश्वविद्यालय ने एक लग्जरी प्रदान कर दी कि जेंटलमैन रिपीट द सेम, इसको रिपीट कीजिए लेकिन सैंपल साइज को बदलिए। आपने दोबारा से रैंडमली सैंपल्स कलेक्ट किए। इस बार इंस्टेड ऑफ 100 आपने सैंपल साइज लिया 150, तो क्या मीन सेम आएगा? देयर विल बी डिफरेंस। 160 की जगह 161 भी हो सकता है, 159 भी हो सकता है, मे बी। तो हमारे पास 3 माप है, मीन, मीडियन, मोड। इन तीनों में से किस में विशेषता है? इंस्टेड ऑफ नॉट बी, वी शुड कंसिडर इट शुड बी लीस्ट इफेक्टेड बाय, इट शुड बी लीस्ट इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैंपलिंग, कम से कम प्रभावित हो। तो यह विशेषता मीन में पाई जाती है। मीन न्यायदर्श में परिवर्तन से कम प्रभावित होता है। दूसरे स्कोर्स बहुत अधिक, दूसरे मेजर्स, दूसरे माप अधिक प्रभावित होते हैं। मीडियन बहुत अधिक प्रभावित होता है, मोड बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो यहां पर इसके संदर्भ में, ये छठी विशेषता के संदर्भ में चर्चा की हमने कि मीन एक ऐसा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है जिसमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं और दूसरे बचे हुए मीडियन और मोड में नहीं पाई जाती। लेकिन जो पहली 5 विशेषताएं थीं अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के, उनके बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है कि ये विशेषताएं कौन से माप में पाई जाती है। वी विल डिस्कस सेपरेटली। अब अंतिम विशेषता की बात करते हैं, शुड बी यूज्ड फॉर फर्दर स्टैटिस्टिक्स। एक अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वही है जो उच्च सांख्यिकी के लिए, जो आगे की सांख्यिकी के लिए जिसका उपयोग किया जाता हो। तो इन तीनों में से किसका उच्च सांख्यिकी के लिए, फर्दर स्टैटिस्टिक्स के लिए उपयोग किया जाता है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, यूज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के उपयोग। यहां पर 3 उपयोग प्रदर्शित किए गए हैं। पहला है टू प्रेजेंट इन ए कॉन्साइज फॉर्म, टू प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कॉन्साइज फॉर्म, किसी भी वितरण को, किसी भी श्रृंखला का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के लिए। दूसरा, टू कंपेयर 2 और मोर देन 2 डिस्ट्रीब्यूशंस, 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं को, 2 या 2 से अधिक वितरणों की तुलना करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम तुलना करना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि हम गणना करना चाहते हैं कि एमपीएड या बीपीएड के विद्यार्थियों में से कौन अधिक घंटे व्यतीत करता है स्टडी में, अध्ययन में, तो हम बीपीएड का मीन लेंगे, एमपीएड का मीन लेंगे, या मीडियन या मोड या जो भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप लेंगे, उसके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। सभी इकाइयों को शामिल करके तुलना करना संभव नहीं है। तीसरा है प्रोवाइड्स द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी श्रृंखला का, वितरण की एक समग्र तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि वह श्रृंखला और वितरण किस प्रकार का है, क्या उसका स्टेटस है, क्या उसका स्तर है। तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले हमने बात की थी मीनिंग की पहले भाग में, लेकिन मीनिंग के साथ साथ बात की हमने कि माप कौन कौन से हैं। उसके बाद बात की कि अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और अंतिम भाग में बात की यूजेस। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 3 यूजेस, हमने 3 उपयोगों की बात की केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क एट एनी टाइम इन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज इन Google Classroom. Thank you.